हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने टीपीएन के बारे में। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या टीपीएन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन से अगर बात करें न्यूट्रिएंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे क्या है, इसकी साइट रहेगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हैं, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, टीपीएन या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले पेरेंटल जो रूट होता है वो कौन सा रहता है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना है, पर और एंट्रल। क्या लिखा हुआ है? पर और एंट्रल। पर का मीनिंग होता है विदाउट और एंट्रल का मीनिंग होता है जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम या ओरल के थ्रू अपने जो भी इसके विदाउट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट्रल बोला जाता है। आगे बात समझे, मतलब विदाउट द जीआई सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट्रल बोला जाता है। इसके अंदर अपने बात करें तो डेफिनेशन की, एडमिनिस्टर द आईवी न्यूट्रिशन थ्रू द, इसके अंदर पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के थ्रू अपने क्या है, आईवी न्यूट्रिशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसकी जो लोकेशन अगर साइट की बात करें तो ये क्या है, टू टाइप का रहता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। टू टाइप की बात करें तो पहला होता है पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, कौन सा रहेगा? जिसको आप पीपीएन बोल सकते हो, पीपीएन। और दूसरा रहेगा सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, सीपीएन। आगे बात समझ, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, पीपीएन और सीपीएन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर आगे बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, देखो, पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो होता है, अपने क्या करते हैं, पेरिफेरली क्या करते हैं, जो साइट क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो इसके अंदर पेरिफेरल साइट की बात करें तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन वेन की बात करें तो बेसिलिक वेन कौन सी रहेगी? बेसिलिक वेन होती है। और क्या रहती है? ब्रेकियल वेन। सबसे ज्यादा ये वेन यूज की जाती है पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के अंदर। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर जो साइट रहती है, मोस्ट कॉमन रहेगी, वो रहेगी इंटरनल जुगुलर वेन। और क्या रहेगी, कौन सी वेन रहेगी? सब क्लेवियन वेन रहती है, सब क्लेवियन वेन। अगर आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा सब क्लेवियन वेन और या फिर इंटरनल जुगुलर वेन मोस्टली यूज किया जाता है। अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर यूज करना है बहुत ज्यादा हाई, अगर आपने ये पेरिफेरल वेन या बेसिलिक वेन है ये यूज किया है, तो पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं? इसको क्या होने के चांस रहते हैं? सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं स्क्लेरोसिस की बात करें तो क्या रहता है? हार्डनिंग ऑफ द वेन क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाती है। इसके साथ साथ में और क्या हो जाएगा? वेन के अंदर इन्फ्लामेशन, मतलब फ्लेबाइटिस क्या होने के चांस रहते हैं? फ्लेबाइटिस भी होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कौन कौन सा देते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या है, जो इसके अंदर पहले के पुराने टाइम में पता क्या होता है,
पहले तो हॉस्पिटल में ये पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो आर्टिफिशियल बनाया जाता था, लेकिन अभी न्यू टाइम के अंदर क्या है, ये इसका टीपीएन का बैग आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में होता है, किस रूप में, डेक्सट्रोज के रूप में होता है। कैसे रूप में, डेक्सट्रोज, या फिर इसको बोल सकते हो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो क्या रहेगा, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज के रूप में रहता है। टोटल कैलोरी नीडेड द लगभग 70 to 80% क्या करता है, रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है, 7 to 80 टोटल जो न्यूट्रिएंट होता है, जो टोटल कैलोरी होती है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, 70 to 80% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसके बाद में अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किस बेसिस पे होता है, अमीनो एसिड्स के रूप में क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो टोटल कैलोरी का कितना करता है, टोटल कैलोरीज का वो करता है 90 to 15% रिक्वायरमेंट है, वो क्या करता है, नीड को पूरी करता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, फैट होता है, और फैट के अंदर क्या होगा, इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट की बात करें तो इसमें अंदर क्या होगा, फैटी एसिड रहेगा, क्या रहेंगे, फैटी एसिड। और फैटी एसिड या इमल्सिफाइड फैट पता है क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट वो होता है, मोस्टली जो फैट रहता है या लिपिड रहता है ना, वो कभी भी जैसे वाटर के अंदर क्या नहीं, सोल्यूबल नहीं होता है। अब क्या इसके अंदर क्या आता है, इमल्सिफाइड फैट वो होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए। आई बात समझ में, वाटर के अंदर सोल्यूबल फैट को क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट बोला जाता है। फैटी एसिड टू क्या रहता है, टू करेक्टेड द फैटी एसिड डेफिशिएंसी, पेशेंट को फैटी एसिड डेफिशिएंसी हो जाए उसको क्या करता है, ये करेक्ट करता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ये जो टोटल कैलोरी की बात करें तो ये टोटल कैलोरी की नीड को कितना पूरा करता है, तो टोटल कैलोरी नीड लगभग 30% तक क्या करता है, नीड पूरी करता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 70 to 80%, और अगर प्रोटीन की बात करें तो ये 9 to 15%, और फैट की बात करें तो इसके अंदर 30% क्या करता है, टोटल कैलोरी नीड को क्या करता है, पूरा करता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जैसे विटामिन्स, और क्या करेंगे, मिनरल्स, ऐड करेंगे मिनरल्स एंड वाटर, ये भी क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ में ऐड द इंसुलिन को भी क्या करते हैं, अपने ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए साथ में क्या ऐड कर देते हैं, इंसुलिन। इसके साथ साथ में ऐड विद इन द कैथेटर के अंदर क्या, हिपेरिन तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आगे बात समझिए, हिपेरिन क्या करवाता है, प्रिवेंट द क्लोट इन कैथेटर टिप के ऊपर क्या है, क्लोट ना बन जाए, इसके लिए क्या कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेड साथ में ऐड कर देते हैं क्या, हेपेरिन। इसके अंदर कैथेटर के अंदर डालते हैं, कहीं इस फ्लूइड के अंदर डालते हैं ना, फ्लूइड के अंदर कभी भी हेपेरिन को नहीं डाला जाता, जो कैथेटर है उसके अंदर क्या डाल देते हैं, हेपेरिन डाल दिया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के कॉम्प्लिकेशन से पहले इंडिकेशन पढ़ेंगे।
इंडिकेशन ऑफ द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इंडिकेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इंडिकेशन की बात करें तो क्या है, सीवियरली डिसफंक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अगर किसी पेशेंट का सीवियरली डिसफंक्शन हो गया है जीआई ट्रैक्ट तो क्या करेंगे, अपने उसको क्या इंडिकेट करेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ में सीवियर बर्न, माल न्यूट्रिशन, सीवियर बर्न वाले पेशेंट में माल न्यूट्रिशन, एड्स वाले पेशेंट में सीवियर कंडीशन हो या फिर लेट क्रोनिक कंडीशन हो। इसके साथ साथ में और क्या आएगा, पेशेंट रिसीव्ड विद, क्या रिसीव कर रहा है, कीमोथेरेपी। इन पेशेंट में क्या करना है आपको, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले कॉम्प्लिकेशन, अब पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंसर्टेड कैथेटर। जब पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो उस टाइम कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं, तो न्यूमोथोरैक्स। याद रखना, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, एयर कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, एयर कलेक्शन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। और इसका क्लासिकल जो साइन रहता है वो क्या रहेगा, absent of breath sound on affected side पे क्या रहेगी, इसकी ब्रीथ साउंड है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या होने के चांस रहते हैं, एयर एम्बोलिज्म, ये तो क्या था, न्यूमोथोरैक्स। इसके साथ में अगर बात करें एयर एम्बोलिज्म, और एयर एम्बोलिज्म हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, टेकिकार्डिया। एयर एम्बोलिज्म किस वजह से हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म किस वजह से हो सकता है, जब आप कैथेटर डाला हुआ है और कैथेटर के अंदर साथ में क्या चला जाए, एयर चला जाए किसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, एयर एम्बोलिज्म। तो टेकिकार्डिया रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन रहेगा, क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। इसके साथ साथ में पेशेंट क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा एयर एम्बोलिज्म के क्या रहते हैं, साइन सिम्टम रहते हैं। इसके साथ साथ में सबसे ज्यादा क्या देते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि 70 to 80% कैलोरी को नीड को क्या करता है, पेशेंट की पूरी करता है। तो इसीलिए क्या क्या होने के चांस रहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, क्या होने के चांस रहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए पेशेंट को तो क्या क्या साइन सिम्टम रहते हैं इसके अंदर, तो क्या रहेगा, डायूरेसिस होता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पोलियूरिया या फिर डायूरेसिस रहेगा। इसके साथ साथ में इंक्रीज थ्रस्ट मतलब प्यास पेशेंट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ में और क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये जो मोस्टली है इसके साइन आते हैं, किसके, हाइपरग्लाइसीमिया के। आपको क्या करना है, इस टाइम मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज
ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 4 to 6 आवर। 4 to 6 आवर क्या करना है आपको, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखना टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में दोनों ही हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा एट द इंसुलिन एक्सेसिवली क्या डाल दिया है आपने, इंसुलिन डाल दिया है, उसकी वजह से क्या हो, पूरा जो ब्लड जिसके अंदर सेल, ये ब्लड वेसल्स है और ये सेल है, तो ब्लड ग्लूकोज है वो क्या किस में चला जाएगा, सारा जितना भी ब्लड ग्लूकोज है वो किस में चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस रहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का क्लासिकल जो साइन रहता है, क्लासिकल जो साइन रहता है वो रहेगा स्वेटिंग, और जिसको क्या बोलेंगे, डायफोरेसिस। क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस बोला जाता है। और क्या होने के चांस रह जाएंगे पेशेंट को, डायफोरेसिस के साथ साथ में पेशेंट क्या रहेगा, हंगर रहेगा, हंगर पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगेगी। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आइडेंटिफाई द ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपको मॉनिटर करना है या आइडेंटिफाई करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता है कि 3 टाइप से मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर नॉर्मल की बात करें, ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट में कितना रहता है फास्टिंग की, तो नॉर्मल फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज रहता है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो रहता है 70 to 110 mg पर DL। क्या रहता है, 70 to 110 mg पर DL रहता है। आगे बात समझ में। और इसके बाद में अगर लेस देन 60 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो इसको क्या है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है। कैसा ग्लाइसीमिया है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर लेस देन 40 mg पर DL है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो क्या है, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया है। और लेस देन 20 mg पर DL है तो इसका मीनिंग है पेशेंट को क्या हो गया है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। क्या हो गया है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। आगे बात समझ में। तो ये क्या करना है आपको, मोस्टली आइडेंटिफाई करते रहना है कि पेशेंट को कोई अदर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आगे बात समझ में। तो ये रहता है आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।